Hello students. Today our topic is techniques of scientific management. Scientific management की क्या क्या टेक्निक्स हैं? देखिए 5 टेक्निक्स हम डिस्कस कर चुके हैं. अब बची हुई 4 टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टेक्निक से, और सबसे पहली टेक्निक का नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप. देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है ये टेक्निक? ये टेक्निक F.W. टेलर, वी नो दिस थिंग कि जितनी भी टेक्निक्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की या फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए हैं? F.W. टेलर ने दिए हैं. तो F.W. टेलर की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप. तो इट इज अ मोस्ट कॉमन टेक्निक of F.W. Taylor. This is the most popular technique of F.W. Taylor. क्या है functional foremanship? इसमें in this whole organization is divided into small parts. पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स. पूरे वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. एंड ईच पर्सन इज गिवन एज स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क, और हर पर्सन को काम का स्मॉल पार्ट दिया जाता है. एंड ईच पर्सन इज गिवन एज स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क. ये टेक्निक कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन को एनकरेज करती हैं. स्पेशलाइजेशन को कैसे एनकरेज करती हैं? देखो अगर हम हर पर्सन को स्मॉल पार्ट देंगे काम का तो वो पर्सन उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन. जैसे क्लास में अगर मैं एक स्टूडेंट को ही सेम काम दूं, वही सेम प्रोजेक्ट बनाना दूं, तो वो पर्सन, वो स्टूडेंट उस काम में परफेक्ट हो जाएगा, वो स्टूडेंट उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा. तो फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब ही यही होता है, सारे फंक्शंस को स्मॉल फंक्शंस में बांटना और हर एम्प्लॉय को स्मॉल फंक्शन देना, ताकि वो पर्सन, वो एम्प्लॉय उस काम को बेस्ट कर सके. तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ वेरी फेमस टेक्निक ऑफ F.W. टेलर. इन दिस होल वर्क या होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पर्सन इज गिवन एज स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क, और हर पर्सन को हम क्या देते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ वर्क देते हैं. जैसे इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं. देखिए जैसे कंपनी में फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर ने काम को डिवाइड किया, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप डिवीजन ऑफ वर्क पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? डिवीजन ऑफ वर्क पे. इसमें काम को डिवाइड किया जाता है. तो फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या हुआ? फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर ने काम को 2 पर्सन्स में डिवाइड किया. एक है प्लानिंग ऑफिसर और दूसरा है प्रोडक्शन ऑफिसर. देखिए फैक्ट्री मैनेजर ने अपने काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लानिंग ऑफिसर, सेकेंड वन इज प्रोडक्शन ऑफिसर. प्लानिंग ऑफिसर ने जो काम है वो 4 एम्प्लॉयज में डिवाइड किया. वो 4 एम्प्लॉयज कौन है? देखिए सबसे पहला एम्प्लॉय है रूट क्लर्क. देखेंगे ये क्या काम करता है. सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. फोर्थ है डिसिप्लिन ऑफिसर. ये प्लानिंग ऑफिसर के अंडर काम कर रहे हैं. और प्रोडक्शन ऑफिसर ने भी अपना जो काम है वो 4 पर्सन्स में डिवाइड कर दिया. सबसे पहले पर्सन का नाम है गैंग बॉस, सेकंड का नाम है स्पीड बॉस, थर्ड का नाम है रिपेयर बॉस, और फोर्थ का नाम है इंस्पेक्टर. यानी फैक्ट्री मैनेजर ने काम 2 पर्सन्स में डिवाइड किया,
प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग ऑफिसर ने 4 पर्सन्स में काम डिवाइड किया और प्रोडक्शन ऑफिसर्स ने भी 4 पर्सन्स में काम को डिवाइड किया। इन चारों यानी टोटल पर्सन्स कितने हो गए? 8। इन चारों के अंडर हैं वर्कर्स, एम्प्लॉयज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रूट क्लर्क से। ये पर्सन क्या काम करता है? देखिए, प्लानिंग ऑफिसर का क्या काम होगा? प्लानिंग करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु इज टू डू इट, डिसाइड करना, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये प्लानिंग ऑफिसर का काम है। तो प्लानिंग ऑफिसर मेक्स प्लान। प्लानिंग ऑफिसर क्या बनाता है? प्लान्स बनाता है। किसके? फ्यूचर के। ओके, तो प्लानिंग ऑफिसर डिसाइड करता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा, ये प्लानिंग ऑफिसर देखता है। प्लानिंग ऑफिसर के नीचे है 4 एक्सपर्ट्स, 4 एम्प्लॉयज। नंबर 1 रूट क्लर्क। ये रूट क्लर्क क्या करता है? जैसा कि नाम से क्लियर है, रूट का मीनिंग रास्ता। तो रूट क्लर्क किसी भी काम को करने के सीक्वेंस को डिसाइड करता है। किसी भी काम के करने के सीक्वेंस को रूट क्लर्क डिसाइड करता है। रूट क्लर्क वर्कर्स को बताता है कि काम को किस सीक्वेंस में करना है, काम को किस मेथड से करना है। ये काम है रूट क्लर्क का। किसका है? रूट क्लर्क। देखिए, रूट क्लर्क काम की सीक्वेंस को बताता है। रूट क्लर्क वर्कर्स को बताता है कि किसी भी काम को किस प्रोसीजर, सीक्वेंस से करना है। ओके, सेकेंड एक्सपर्ट है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देता है। क्या देता है? एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन, लाइक व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। ये जो क्लर्क है एम्प्लॉयज यानी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देता है। व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज टू डू इट, कौन करेगा। ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये जो टाइम और कॉस्ट क्लर्क है, ये काम करने के स्टैंडर्ड टाइम का मतलब पर्टिकुलर टाइम को और पर्टिकुलर कॉस्ट को डिसाइड करता है। यानी किसी काम को करने में वर्कर्स को कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए, ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करता है। ये क्लर्क डिसाइड करता है कि काम कब स्टार्ट हुआ और काम कब फिनिश हुआ। टाइम क्लर्क का काम क्या है? टाइम को देखना कि स्टार्टिंग टाइम क्या है, फिनिश्ड टाइम क्या है, वर्कर्स कितना टाइम लगा रहे हैं। और कॉस्ट क्लर्क का काम है कि कॉस्ट को चेक करना कि कोई अननेसेसरी कॉस्ट तो नहीं आ रही, मतलब कॉस्ट कितनी आ रही है वर्कर्स के काम करने की। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफिसर। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये ऑफिसर डिसिप्लिन मेंटेन करता है। ये ऑफिसर क्या करता है? डिसिप्लिन मेंटेन करता है कंपनी में। तो फैक्ट्री मैनेजर ने प्लानिंग ऑफिसर को काम दिया, प्लानिंग ऑफिसर ने भी अपना काम डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर ये सारे काम प्लानिंग ऑफिसर करता तो उस पर वर्कलोड क्या हो जाता? ज़्यादा हो जाता और वो अपने काम को परफेक्ट ना कर पाता। तो प्लानिंग ऑफिसर ने अपना काम 4 पर्सन्स में डिवाइड किया। डिसिप्लिन बनाने का काम डिसिप्लिन ऑफिसर को दिया, रूट बनाने का काम यानी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उसकी सीक्वेंस देखने का काम रूट क्लर्क को दिया, इंस्ट्रक्शंस देने का काम इंस्ट्रक्शन क्लर्क को दिया, टाइम डिसाइड करने का काम टाइम क्लर्क को दिया, कॉस्ट डिसाइड करने का काम कॉस्ट क्लर्क को दिया, ताकि हर स्पेशलाइज्ड पर्सन अपना काम परफेक्ट वे में कर सके और इंटरफेरेंस ना हो सके काम में। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफिसर। जैसे प्लानिंग ऑफिसर प्लानिंग डिसाइड करता है, प्लानिंग बनाता है, वैसे प्रोडक्शन ऑफिसर प्रोडक्शन को डिसाइड करता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्शन करना है। ये प्रोडक्शन ऑफिसर का काम है। प्रोडक्शन ऑफिसर के सबसे पहले है गैंग बॉस। नाम से क्लियर है, गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप। यानी
प्रोडक्शन ऑफिसर के सबसे पहले अंडर जो है वो गैंग बॉस है। गैंग बॉस का नाम होता है ग्रुप बॉस। देखिए, कंपनी में बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं और हर ग्रुप का एक बॉस होता है, उसे बोलते हैं गैंग बॉस। इस गैंग बॉस का काम होता है अपने गैंग यानी अपने ग्रुप को कंट्रोल करने का। मान लो एक ग्रुप में 15 वर्कर्स हैं, उनका एक बॉस है, उसे क्या बोलेंगे? गैंग बॉस। अब इस बॉस का क्या काम है? इन 15 वर्कर्स के काम को चेक करना, इन 15 वर्कर्स के काम को कंट्रोल करना। तो दिस इज गैंग बॉस, दिस इज गैंग बॉस। गैंग बॉस इज अ ग्रुप लीडर, गैंग बॉस इज अ ग्रुप लीडर। जो ग्रुप लीडर होता है उसे गैंग बॉस बोलते हैं, और जो गैंग बॉस होता है वो चेक करता है कि जो उनके गैंग के एम्प्लॉयज हैं, जो उनके ग्रुप के एम्प्लॉयज हैं, वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कंट्रोल करता है, डायरेक्शंस देता है अपने गैंग को, अपने ग्रुप को। देखिए, नेक्स्ट है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब होता है ये जो बॉस है यानी ये जो एक्सपर्ट पर्सन है, ये स्पीड को चेक करता है एम्प्लॉयज की, कि एम्प्लॉयज अपना काम किस स्पीड से कर रहे हैं। अगर कोई अननेसेसरी एक्टिविटी है तो उसे एलिमिनेट करता है। मान लो एक मिस्त्री है, एक मैसन है, वो ब्रिक्स को उठाने में ज़्यादा एक्टिविटीज कर रहा है, तो स्पीड बॉस बताता है कि कैसे वो अपनी स्पीड को जो है वो कैलकुलेट करे, कैसे वो अपनी स्पीड को मेजर करे, कैसे वो अननेसेसरी एक्टिविटीज को एलिमिनेट करे। तो स्पीड बॉस का क्या काम हुआ? स्पीड को चेक करने का। रिपेयर बॉस, नाम से क्लियर है, ये रिपेयर कराता है। रिपेयर बॉस का काम होता है कंपनी में जो भी मशीन्स हैं उनकी रिपेयर कराना, उनको वर्किंग कंडीशन में लाना। देखिए, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो मशीन्स तो होंगी। अब मशीन्स खराब हो जाती हैं, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी मशीन्स खराब हो जाएंगी, उन्हें रिपेयर की नीड होगी। तो रिपेयर बॉस का काम होता है मशीन्स की रिपेयर कराना, मशीन्स को वर्किंग कंडीशन में लाना। ओके, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब इंस्पेक्ट करना, चेक करना। ये जो इंस्पेक्टर है ये सारी चीजों को इंस्पेक्ट करता है। इंस्पेक्टर प्रोडक्शन की क्वालिटी को और प्रोडक्शन की क्वांटिटी को इंस्पेक्ट करता है, चेक करता है कि क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं प्रोडक्शन की, या क्वांटिटी प्रॉपर है या नहीं। अगर नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेने का काम भी कौन करता है? इंस्पेक्टर। अगर किसी पे करेक्टिव एक्शन लेना है, किसी वर्कर को क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में बताना है, तो वो इंस्पेक्टर करता है। यानी जो इंस्पेक्टर होता है वो देखता है कि क्वालिटी प्रॉपर है या नहीं, क्वांटिटी प्रॉपर है या नहीं। अगर नहीं है तो करेक्टिव एक्शन लेने का काम भी करता है। तो ये है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मीनिंग क्या था, डिस्कस करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप का मीनिंग था फंक्शंस में डिवाइड करना काम को। तो कर दिया डिवाइड काम को फंक्शंस में। अगर ये सारा काम अकेला फैक्ट्री मैनेजर करे तो वर्कलोड क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, काम होच पोच हो जाएगा, कुछ काम होगा कुछ काम नहीं होगा। तो फैक्ट्री मैनेजर ने काम को प्लानिंग ऑफिसर और प्रोडक्शन ऑफिसर में बांटा कि प्लानिंग का काम प्लानिंग ऑफिसर करेगा, प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन ऑफिसर करेगा। प्लानिंग ऑफिसर ने भी अपने नीचे एम्प्लॉयज, वर्कर्स, स्पेशलाइज्ड पर्सन्स, एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए। प्रोडक्शन ऑफिसर ने भी एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जो एक्सपर्ट्स वर्कर्स को कंट्रोल करते थे। सो दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप, दिस इज फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए, आज की हमारी 4 टेक्निक्स हैं जिसमें से फर्स्ट टेक्निक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ सेकंड टेक्निक इज सिंप्लीफिकेशन। देखिए, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन जैसा कि नाम से क्लियर है, काम को सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटीज, साइजेस, वेट्स, etc.
यानी सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है काम को सिंपल करना। अब काम को सिंपल कैसे करेंगे? पुटिंग एन एंड का मीनिंग खत्म करना। जितने भी अननेसेसरी टाइप्स हैं, अननेसेसरी क्वालिटीज हैं, अननेसेसरी साइजेस हैं या अननेसेसरी वेट्स हैं, उन्हें खत्म करना और काम को सिंप्लीफाई करना इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है पुटिंग एन एंड, खत्म करना। जितने भी अननेसेसरी साइजेस हैं, जितने भी अननेसेसरी वेट्स हैं, जितने भी अननेसेसरी क्वालिटीज हैं, जितने भी अननेसेसरी साइजेस हैं, उन्हें खत्म करना इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कहता है काम सिंपल वे में होना चाहिए, काम बिल्कुल इजी वे में होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जूते बनाने की कंपनी है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी हर तरह के साइजेस को बनाती है, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 5.25, 5.5, 5.75, 6, 6.25, 6.5, 6.75, 7.5, 7.75, 8.25, 8.50 सारे साइजेस को बनाती है ये कंपनी। तो क्या इस कंपनी में सिंप्लीफिकेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दीज आर द अननेसेसरी साइजेस। ये सारे साइजेस क्या हैं? अननेसेसरी। देखिए अगर आप शूज लेने जाते हैं तो 6 नंबर और 7 नंबर में कोई फर्क नहीं होता, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये जो 0.25 है, 0.5 है, ये अननेसेसरी साइजेस हैं। यानी अगर एक कंपनी ये सारे साइजेस बना रही है शूज के, तो वो अननेसेसरी एक्टिविटीज कर रही है। तो सिंप्लीफिकेशन कहता है ये जो अननेसेसरी साइजेस हैं इन्हें एलिमिनेट करना, प्रॉपर साइजेस बनाना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सो दैट काम करना क्या हो? सिंप्लीफाई हो, काम करना क्या हो? इजी हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक शैम्पू की बोतल है, ठीक है, और शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लो HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब इस HUL ने शैम्पूज के बहुत सारे साइजेस निकाल रखे हैं, जैसे 250 ml, 275 ml, 295 ml, 300 ml, 325 ml, 330 ml, 335 ml, 340 ml। तो दिस इज द अननेसेसरी साइजेस। सीधा 250 ml, उसके बाद 350 ml हो, उसके बाद सीधा 500 ml हो, सो दैट काम क्या हो? सिंप्लीफाई हो। क्योंकि अगर इतने सारे साइजेस कंपनी बनाना स्टार्ट कर देगी तो वो कंपनी सिंप्लीफिकेशन अडॉप्ट नहीं कर रही। उस कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि हर साइज के लिए अलग मशीन्स, अलग तरह का मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो जो कंपनीज सिंप्लीफिकेशन को अडॉप्ट करती हैं उन कंपनीज में जितने भी अननेसेसरी साइजेस होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं और कॉस्ट का बेनिफिट होता है, मशीन्स को कम इंस्टॉल करना पड़ता है और स्टाफ की बचतें होती हैं और वीकेंड से लेबर की कॉस्ट क्या आती है? कम आती है। सो सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। ये भी FW टेलर की इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि काम को सिंपल वे में करो भाई, काम को डिफिकल्ट वे में करने की नीड नहीं है। अगर काम को डिफिकल्ट वे में किया जाएगा तो समझना मुश्किल हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। जितने भी अननेसेसरी साइजेस हैं या अननेसेसरी क्वालिटीज हैं या अननेसेसरी वेट्स हैं, उन्हें क्या कर दिया जाए? एलिमिनेट कर दिया जाए। उसे क्या कर दिया जाए? एलिमिनेट। जैसे RBI है, अगर हर तरह का नोट मार्केट में आने लग जाए, जैसे 10 के बाद 15 रुपए का, 20 रुपए का, 25 का, 30 का, 35 का, 37 का, 40 का, तो मुश्किल हो जाएगा ना। ये तो अननेसेसरी साइजेस हैं। सीधा 10 के बाद 20, 20 के बाद 50, 50 के बाद 100, 100 के बाद 200, 200 के बाद 500, 500 के बाद 1000। तो ये पर्टिकुलर जो है वो नोट्स या करेंसीज की वैल्यूज हैं। अगर अननेसेसरी वैल्यूज हो जाएं तो मार्केट में डील करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, कि काम को सिंपल वे में किया जाए। नेक्स्ट है मेथड स्टडी।
अब ये मेथड स्टडी क्या बताती है? मेथड स्टडी जैसा कि नाम से क्लियर है, मेथड स्टडी काम को करने का पर्टिकुलर मेथड यानी बेस्ट मेथड को बताती है कि किसी भी काम को करने का बेस्ट मेथड क्या है। देखिए, हर काम को करने के वेरियस मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो मेथड स्टडी में वेरियस मेथड्स में से बेस्ट मेथड को सेलेक्ट किया जाता है और एम्प्लॉयज़ को बताया जाता है कि वो बेस्ट मेथड क्या है जिससे वो काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेथड स्टडी का मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफाई द मोस्ट suitable वे या बेस्ट वे टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, किसी भी काम को करने का बेस्ट वे या सुटेबल वे आइडेंटिफाई करना मेथड स्टडी होता है। तो मेथड स्टडी का मतलब क्या हुआ? सुटेबल वे या बेस्ट वे किसी भी पर्टिकुलर वर्क का आइडेंटिफाई करना, उसे हम बोलते हैं मेथड स्टडी। अब ये जो मेथड स्टडी है वो कैसे की जाती है? मेथड स्टडी में रिसर्च की जाती है। रिसर्च में देखा जाता है कि कौन सा मेथड कितना टाइम लेता है और कितनी कॉस्ट लेता है। जो मेथड कम टाइम और कम कॉस्ट लेता है उस मेथड को बेस्ट मेथड सेलेक्ट किया जाता है। देखिए, क्या किया जाता है? बेस्ट मेथड सेलेक्ट करने के लिए रिसर्च की जाती है। रिसर्च में देखा जाता है कि कौन सा मेथड कम कॉस्ट और कम टाइम ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट मेथड को सेलेक्ट किया जाता है। ओके, तो दिस इज मेथड स्टडी। बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना इज मेथड स्टडी। और बेस्ट मेथड को सेलेक्ट कैसे करेंगे? रिसर्च से। ओके, नाउ वन टेक्निक इज लेफ्ट, दैट टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। क्या है टेक्निक? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। देखिए, कहता है कि काम का स्टैंडर्ड डिसाइड करो। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क क्या होता है? पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग होना चाहिए क्लियर। स्टैंडर्डाइजेशन का मीनिंग होता है सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। जितने भी काम हैं, जितने भी वर्क हैं, उनके लिए क्या सेट करना? स्टैंडर्ड सेट करना। इसे बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए स्टैंडर्ड को सेट करना स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कहलाता है। जैसे स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया 2 आवर्स, स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर दिए 8 यूनिट, यानी एक एम्प्लॉय को 2 आवर्स में 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो काम का क्या कर दिया? स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। अब काम का कैसे स्टैंडर्डाइजेशन हुआ कि एक एम्प्लॉय 2 घंटे में 8 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। तो काम का, एक्टिविटीज का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। क्या हो गया? एक्टिविटीज का स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे एवरी एम्प्लॉय शुड वर्क फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स इन अ डे। तो ये हमने टाइम का स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि एक दिन में एक एम्प्लॉय को कम से कम 8 घंटे काम करना है। तो काम का क्या सेट हुआ? टाइम का क्या सेट हुआ? स्टैंडर्ड सेट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। FW टेलर कहता है अगर हर काम का स्टैंडर्ड सेट हो तो काम इजी वे में होगा। एम्प्लॉयज को पता होगा उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है। तो हर चीज़ का, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे वो क्वालिटी हो, उसका क्या सेट होना चाहिए? स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय 2 घंटे, यानी ये क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। 8 यूनिट, ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक एम्प्लॉय 2 घंटे में 8 यूनिट बनाएगा A+ क्वालिटी की। तो A+ क्वालिटी क्या है? स्टैंडर्ड क्वालिटी। यानी जो स्टैंडर्ड है वो क्वांटिटी का भी सेट हो सकता है 8 यूनिट, टाइम का भी सेट हो सकता है, क्वालिटी का भी सेट हो सकता है। तो FW टेलर का मानना है कि हर रोज हर एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड यूनिट्स
बता दिए जाएं ताकि एम्प्लॉय उसी तरह से काम करे। तो हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, टेक्निक का, रॉ मटेरियल का, मशीन्स का, हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, कि काम का क्या सेट कर दो, स्टैंडर्ड सेट कर दो। अब काम का स्टैंडर्ड अगर सेट होगा ना तो एम्प्लॉयज को पता होगा उन्हें क्या काम करना है, एक दिन में कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, काम का स्टैंडर्ड सेट करना। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड 4 टेक्निक्स। फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें काम को फंक्शंस में डिवाइड किया था, प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर, और आगे भी काफ़ी सारे ऑफिसर्स बनाए थे, 8 तरह के ऑफिसर्स हमने बनाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया कि जितने भी अननेसेसरी साइजेस हैं, क्वांटिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उन्हें ख़त्म कर दो, काम सिंप्लीफाई वे में हो, सिर्फ वही क्वांटिटी क्वालिटी प्रोड्यूस करो जिसकी मार्केट में डिमांड है, जो जायज़ है, रिजनेबल है। मेथड स्टडी क्या बताता था, सुटेबल मेथड, बेस्ट मेथड, कि हर काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मेथड स्टडी में बेस्ट मेथड को सेलेक्ट किया जाता है, एम्प्लॉयज को बताया जाता है। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में काम के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, काम को किस तरह से करना चाहिए, टाइम का, क्वांटिटी का, हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए। ओके, थैंक यू।